बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सुमैरा मिर्जा। बयानी में आज जिन पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे उसमें सबसे पहले हमने देखा है कि यूएस इलेक्शन के बाद से जो ट्रंप है वो हमें हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका जो एक शदीद रिएक्शन है वो हमें 2 रोज कबल देखने में आया वाशिंगटन में, जब उनके हामी अफराद ने वाशिंगटन में वहां पर बिल्डिंग पे धावा बोल दिया और बहुत नुकसान भी हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मैं ना मानू हार की जो गर्दान है वो हमें कंटिन्यूसली दिखाई दे रही है। इसकी रीजंस क्या हैं? और कुछ हलकों से ये आवाजें भी आ रही हैं कि शायद अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी हार को मान चुके हैं या मानने जा रहे हैं, कुछ इस तरह के जेस्चर भी दे रहे हैं। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सानिया मज की। हमने देखा है कि इतने रोज से जो लवाहकीन है वो शदीद सर्दी में अपने जो प्यारे हैं जो शहीद हो चुके हैं, शहदा की जो मैयतें हैं वो वहाँ पर लेकर बैठे हैं और तदफीन नहीं हो रही है। और उनका यही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर आएँ और ताकि जो है उनकी तदफीन हो सके। मरीम नवाज़ भी पहुँची वहाँ पर, बिलावल ज़रदारी भी पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कुछ बयानात आए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, दानिश्वर जनाब रऊफ़ ताहिर साहब अब हमें नहीं रहे, इंतकाल फरमा गए हैं। उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो खिदमात है सहाफ़त में, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और हम इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि रोयत हिलाल कमेटी के जो सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान, उनको कई सालों के बाद जो है वो तब्दील कर दिया गया है। कुछ फवाद चौधरी साहब के साथ भी हमने देखा कि उनके इश्यूज़ रहे हैं। वजह यही है या कुछ और है, ये भी डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम हमेशा की तरह खेल को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो है वो हार गया है और न्यूजीलैंड की जो फतह है उसको डिस्कस करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। शोएबुद्दीन साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हामिद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शोएब साहब, जैसे मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि हम ट्रम्प जो है वो मैं ना मानू हार की जो है वो गर्दान। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं ना, मुझे क्यों निकाला। और इस हवाले से बड़ी मीम्स भी आ रही हैं, बड़े कार्टून्स भी आ रहे हैं, उनको नवाज शरीफ साहब के साथ मैच किया जा रहा है। तो क्यों नहीं मान रहे सर? असल आप क्या समझते हैं, असल वजह क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है शायद उन्हें जमहूरियत का सबक भूल गया है। जमहूरियत में तो आपको अक्सरियत का फैसला कबूल करना पड़ता है, सही, चाहे आपको पसंद है या ना पसंद है। उन्होंने 74 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 40 लाख वोट लिए हैं उन्होंने, लेकिन उनके मुखालिफ ने उनसे ज्यादा वोट लिए। बिल्कुल। तो जब मुखालिफ ने ज्यादा वोट लिए, इसका मतलब है कि आप हार गए, तो अपनी हार को तस्लीम करें। लेकिन उनका ये कहना है कि जी इस तरह हो गया, झुल्लू फेरा गया और मेरे वोट जहां थे ज्यादा थे वो कम कर दिए गए। और बैलेट बॉक्स जो बैलेट वोट था जो पहले से मतलब भेजा गया बाई पोस्टल ऑर्डर, उसके जरिए गड़बड़ हुई है। चले वो भी हो गई, लेकिन अब जो सबसे आखिरी उन्होंने किया है ना, वो बड़ा गलत है। बिल्कुल कि जिस दिन वहां पे बकायदा अनाउंसमेंट होनी है, कांग्रेस के अंदर इजलास हो रहा है, तो उन्होंने अपने जो हमायती थे उनको तैश दिलाया बकायदा। बिल्कुल। उनके जो ट्विटर थे और जो बकायदा ट्विटर ने उनको ब्लॉक किया। फिर उसके बाद उनका मसला ये था कि ये जाती है, मेरे ख्याल में उनको ये नहीं करना चाहिए था। सही। किसी भी सियासी रहनुमा को, जो सदर भी हो, अपने मुल्क के साथ ऐसा करना मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। रिजल्ट क्या हुआ है कि वो अंदर घुस गए, उन्होंने नैन्सी पेलोसी की स्पीकर की कुर्सी पे कब्जा कर लिया, एक साहब वहां विराजमान हो गए। मतलब खुदा का खौफ करो यार। कोई मतलब है कि किसी ऐसे मुल्क में जो गरीब अफ्रीका का मुल्क हो या कोई एशिया का बिल्कुल ही क्या गुजरा मुल्क हो, वहां पे तो ऐसा हो सकता है, होता भी रहा है। लेकिन एक ऐसे, यह मुझे एक वाकया याद है, स्पेन में एक दफा मिलिट्री कू हुआ था, तो अपना उसत इजलास जारी था, तो मिलिट्री अंदर घुस गई थी। ये एक मैंने मंजर देखा हुआ है, 80s की बात है। लेकिन ये जो इन्होंने किया है ये तो बिल्कुल ही नामुनासिब है उसका। और अमेरिका जैसे मुल्क में जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाते हैं, जिनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जाति नहीं होती, और 4 आदमी मारे गए ना। बिल्कुल। पुलिस के पास क्या रास्ता रह गया था उनसे छुड़ाने का कि मेंबरान जो सेनेट है वो छुप गए हैं, कुर्सी के नीचे छुपा हुआ है, कोई राहदारियों में भागा जा रहा है। ये मंजर मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि वाशिंगटन डीसी के अंदर ऐसा होगा। और अभी देखें, अब इस वक्त जो हो रहा है
उनकी इम्पीचमेंट की बात की जा रही है कि यानी कि वो अपना टेन्योर पूरा ना कर सके। कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी कि आप हार गए और उसके बाद भी जब टेन्योर बाकी रह गया था 10-12 दिन, आप वो ना पूरा कर सकें। वो तो अभी तक नायब सदर को राजी किया जा रहा है कि वो इनको फारिग कर दें। सही। मेरा नहीं ख्याल क्या होगा, हो सकता है फारिग भी कर दिया जाए। आपने ये बात की ना कि इसराइल एक जाहिर है सुपर पावर कंट्री जिसको कहा जाता है, उसके साथ ऐसे हो जाए तो अगर सर हम थोड़ा सा इसको अगर हम हिस्ट्री में देखें तो आपके मुशाहदे में है कि कभी किसी इस तरह की कंट्री में इस तरह की पहली रवायत कायम हुई हो जिस तरह से अब हुआ है? नहीं, देखें, बहुत सारे ममालिक में हुआ है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड जो ममालिक और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके बारे में ऐसा सोचना या ऐसा होना जो है ये एक बहुत बड़ा, आप समझें कि पूरी दुनिया के लिए समझे कि लेसन है कि अब जो है वो ना तो अमेरिका का वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था कि जी मैं ही अकेली पावर हूँ और ये है और वो सारी चीजें एक्सपोज हो गई। मैं ये कहता हूँ कि हर आने वाले दिन के साथ अमेरिका एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो उसका दुनिया पर हम मुसलमान मुल्कों पर हमला करने के मामलात हों, चाहे वो दुनिया पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने की बात हो, या दुनिया को जमहूरियत का सबक सिखाने की बात हो। ये सबक सिखाने वाला मुल्क खुद जमहूरियत का पासदार नहीं रहा। आप देखिए कि ये जो कुछ हुआ इसके बाद जो साबिक अमरीकी सदूर है उन्होंने क्या क्या कहा। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि मुझे ऐसे लगा है जैसे ये कोई बनाना रिपब्लिक में हो रहा है, और जो है बराक ओबामा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि लॉलेसनेस कंट्री के अंदर कुछ हो रहा है, ऐसा मुल्क जहां कानून ही कोई नहीं है। तीसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनका वो एक ऐसे खौल के अंदर कैद हैं जिसके अंदर वो ये यकीन नहीं करना चाह रहे कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। आपको याद होगा, अगर हम आपको फैक्ट्स बताऊं, जो सर्वेस थे कोरोना के आने से पहले तक, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जीत के चांसेस 88% थे। सही, ठीक है। सो वो सारे फिगर्स जब वो देखते होंगे कि यार मैं तो जीता हुआ था, मुझे तो 10 करोड़ वोट पड़ जाना था, उसके साथ जो हुआ है ना, उसने उसको बेयकीनी में मुब्तला कर दिया है। और आप देखिए उसके बाद आखिरी चीज जो हुई है, जो बड़े कम डिस्कस हो रही, वो ये कि सदर ट्रंप का ख्याल था कि ये अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके नतीजे में ये जो बाइडेन के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी करेंगे। अब क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी हारते हैं, ये उधर अदालतों में भी हारते हैं, ये इलेक्टोरल वोट में भी हारते हैं। जब ये सेनेट की अक्सरियत भी इनसे चली गई, जॉर्जिया का जैसे ही फैसला आया, वो 2 इलेक्टोरल सीटें उधर गई हैं और सेनेट में अब रिपब्लिकन्स की अक्सरियत खत्म हो गई। और सर इस सारे सिनेरियो में वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है वो किस तरह देखते हैं? अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई प्रेसिडेंट ट्रंप के वफादार और इंतहाई उसकी सोच के हामी शख्स। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन ये इजलास हुआ उससे 12 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दिया कि वाइस प्रेसिडेंट भी मेरी बात नहीं सुन रहा। मैंने उसको कहा है कि जिन जिन रियासतों का तेरा दिल करता है उनके इलेक्टोरल वोट्स मानने से इनकार कर दे और उनके गवर्नर्स के वोट मांग ले। अब अगर उनके गवर्नर्स के वोट वो मान लेता तो फिर वो वही बात है कि नतीजा बदला जा सकता था, लेकिन माइक पेंस ने ये करने से इनकार किया और मेरा ख्याल ये कि वो कर भी नहीं सकते थे। देखिए वहां भी रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और ऐसे नहीं है कि एक आदमी उठेगा जी मैंने आज से इस तरीके से इंतखाब करना है, पूरा एक सिस्टम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तो फिर भी मौजूद है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट, और उसने तो यहाँ तक कहा जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमारे फैसले करने वाला। मतलब मैं हैरान, ही इज वो कहते हैं एक ऐसी हालत में है जिसमें ना तो वो हार मानना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती जबरदस्ती दिंगा मुश्ती करके प्रेसिडेंट रहूं। और आखिर में तो उन्होंने ये भी कह दिया है, आपको मैं बड़ी क्रिटिकल बात बताऊं, ये जो कोशिश हो रही है कि इनको 25वीं तरमीम यानी 25th अमेंडमेंट के तहत हटा दिया जाए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है। अच्छा। वो ये वजह है कि अगर ये 25वीं तरमीम के तहत हटा दिए जाते हैं तो फिर ये नाअहल हो जाते हैं आइंदा कभी भी इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए, जबकि सदर ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर मैं चला भी गया तो मैं 4 साल बाद दोबारा व्हाइट हाउस आऊंगा, और अमेरिकी तारीख में ये वाकया एक बार हो भी चुका है। इसलिए सदर ट्रंप जो है ये 4 साल क्या शरंगेजी फैलाएंगे, किस तरह की तहरीक चलाएंगे, और वो लाजमी तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस हवाले से जो कांग्रेस के डेमोक्रेट्स अरकान हैं और रिपब्लिकन जो पुराने हैं जो ट्रंप के खिलाफ हैं, वो ये चाहते हैं कि ट्रंप को
इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फेलेनी के अंडर उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाए। फेलेनी से मुराद ये कि आप अपनी जरूर जो ड्यूटीज है वो अंजाम नहीं दे सके, आपने कंट्री से गद्दारी की है। जी, फेलेनी मीन्स ऐसा काम जो मुल्क के मुफादात के खिलाफ अहल नहीं रहे। हाँ, और उसी वजह से आप अहल नहीं रहे। और उसकी जो 25वीं तरमीम है उसके अंदर 3 शिक्के हैं, फेलेनी या मेंटल इलनेस या फिजिकल इलनेस। तो वो ये चाहते हैं कि इस तरह से किया जाए, लेकिन मेरा जाती ख्याल है चूंकि दिन बहुत थोड़े रह गए और सदर ट्रंप को 10 दिन पहले व्हाइट हाउस से निकाल देना ज्यादा खतरनाक है बजाय व्हाइट हाउस के अंदर। तो ये जो आपने वो कहा ना कि मेंटली जो इल होते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगी, क्योंकि प्रोग्राम से पहले हम इसको बड़ा अच्छा हेल्दी एक हमारी डिस्कशन हो रही थी। सर एक चीज जो आज मैं भूल गया था, उन्होंने उन तमाम लोगों के ऊपर इंतहाई नुक्ताचीनी की है जो 40-40 साल से सेनेटर चले आ रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन भी उनमें शामिल है। बिल्कुल। तो उन सब पे तो एतराज है कि वो इतने तवील अरसे से क्यों चले आ रहे हैं, और खुद ये चाहते हैं कि मैं दोबारा आऊं। बिल्कुल सही। तो वही बात है ना, जैसे हम यहाँ पर रिवायती एक सियासत देखते हैं। सर 25th अमेंडमेंट की जैसे बात करें हम सब कि अगर उसके तहत इनको हटा दिया जाता है तो जाहिर है उनके लिए जो पॉलिटिकल जो उनका करियर है वो समझे फुल स्टॉप हो गया। लेकिन कुछ जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ हल्कों से आवाजें आ रही हैं कि उनमें कुछ नरमी आ रही है, पॉसिबल है कि वो एडमिट कर लें अपनी हार को, अगर वो ऐसे कर लेते हैं। भी मौजूद है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अब भी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को करार देना शुरू कर दिया उन्होंने। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट वहां भी अपना किरदार अदा करती है कि हम कोई एस्टेब्लिशमेंट तो सब जगह होती है, हम एम ही रो, अकेले नहीं रोते फिर। लेकिन बात रोल की है नहीं, बात ये है कि रोल मुल्क की मफाद में होना। बिल्कुल सही। असल चीज ये है कोई भी किरदार अदा करे उसको मुल्क की मुफाद में आइन के मुताबिक। तो आप ट्रम्प साहब में डोनाल्ड साहब में आप देख रहे हैं कि कोई उनमें नरमी आएगी? ट्रम्प में नरमी नहीं आएगी। अच्छा, वो 4 साल वो कहते हैं मैंने भी वही करना है जो मेरे साथ मुखालफिन ने किया है। लेकिन वो तो उस सूरत में है ना, अगर 25th अमेंडमेंट नहीं होती। नहीं, अभी भी हर सूरत में वो कहते हैं। वो आज उनके एक दोस्त हैं साजिद तारड़ साहब जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल पे बैठे थे और वहां पे कहा है कि हम 20 तारीख को यही सीन दोबारा दिखाएंगे, यही आपको मनाज़िर देखने को मिलेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम। ये अल्फाज हैं कि हम अगले 4 साल चैन से नहीं बैठेंगे। साजिद तारड़ साहब जो हैं वो बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं तो इट्स मीन कि वहां कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हो रहा है बिहाइंड द स्क्रीन। और ट्रम्प साहब जो है अगले 4 साल अगर अमेरिका में भी ऐसी अनारकी चलेगी तो फिर तो सबका ही लाल है। हम सब हमने देखा जब से यूएस इलेक्शन हुए हैं तब से ट्रम्प साहब जो अपने होशो हवास जो है वो खो बैठे हैं। फिर उन्होंने कहा मैं ईरान पे हमला कर दूंगा, जाते जाते ये भी काम लपेटना चाहते थे। और वाकई ये कोई मेंटली इलनेस है या कोई डिजीज है जो ये असल में ना, आप अगर इनका पूरा 2-4 साल का जो सदारती टेन्योर है उसको देखें तो उनके बेशुमार फैसले जिस अंदाज में हुए, जिस तरह से उन्होंने किए, कहीं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ते रहे, कहीं वो एनवायरनमेंट वालों को धोखा करार देते रहे, कहीं वो यूरोपीय यूनियन और नेटो के साथ लड़ते रहे, कहीं वो ईरान के साथ। मतलब उनकी जितने भी फैसले थे या उनके जितने भी इकदामात थे उनमें कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी नजर आई, ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वो उनकी, हम कहते हैं ना, बीमारी भी बढ़ती जा रही है। जहाँ एज बढ़ती जा रही है वह बीमारी भी बढ़ती जा रही है। और आप देखिए कि मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प इतने कन्विंस हैं अपने आप को ही दोबारा सदर बनाने के, जबकि वो 80 के करीब होंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है शायद ही विल बी 81 जब वो अगले 81 बाइडेन है मेरा नहीं 4 साल बाद। अच्छा, अगले 77 ना हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि ना तो वो कह रहे हैं जी मैंने अपनी बेटी को लड़ाना है इलेक्शन, ताकि उसको बड़ा तैयार किया गया मिलानिया को और उसको, और ना ही वो उसका नाम ले रहे हैं, क्या नाम लेते हैं अपना जो उनका दामाद है जैरेड कुशनर, कि मकसद ये कि वो अभी तक खुद को इतना उसी दायरे में, उसी फिटनेस में समझ रहे हैं, जबकि मेडिकली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहुत सारे अब क्वेश्चंस उठते हैं। लेकिन ये अनफिट आदमी अमेरिका के साथ क्या करेगा अगले 4 साल में? ये देखिए, ये है मसला। अब तो अमेरिका को खुद एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। देखें, इनका एक किरदार था, ये एक बहुत अमीर आदमी है, इन्होंने बॉक्सिंग एरिना के अंदर अपने हाथ से जिस तरह मुखालिफ रेसलिंग एरिना में
किस तरीके से उसकी शेव की है, उसको गंजा किया इन्होंने। मतलब ये तो अमेरिका की बदकिस्मती है कि ऐसे शख्स का सदर बन जाना ही बहुत बड़ी बदकिस्मती, और ये वही है कि मैं कहता हूँ ये मुकाफात अमल का आगाज है। अमेरिका की तबाही जो दुनिया के साथ किया, अब इनके साथ जो आपने दुनिया के साथ किया। अब अमेरिका की जो मिड वेस्ट रियासतें हैं, सफेद फार्म रियासतें हैं, अगले 4 साल वो आप देखिएगा कि जो बाइडन का जीना हराम करेंगी, वो मोर ऑटोनॉमस होना की कोशिश करेंगी, इतनी खुद मुख्तारी की तरफ जाएंगी। यानी एक क्लियर रियासत का नाम हम ले भी सकते हैं। कैलिफोर्निया के अंदर ये तहरीक मौजूद है, वो कहते हैं हम दुनिया की छठी बड़ी मईशत है। बिल्कुल ऐसे। और हम अगर अलग कैलिफोर्निया का अकेला बजट जो है वो यूरोप के बराबर है। वो कहते हैं हम सबसे बड़ी मईशत है, छठे नंबर पे हम तो अलग होने रह सकते हैं और हमारा सारा सिस्टम अलग है। तो अगर कैलिफोर्निया अलग हो गया तो फिर उसका मतलब है फिर स्टेट्स अलग अलग। बिल्कुल सही। सर हम दूसरे टॉपिक की जानिब चलते हैं। सानिया मच, बड़े अफसोसनाक ये एक वाकया हुआ है, दुखी वाकया बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये सर, इतनी सर्दी में वहां पर वो अपने प्यारों की मैयतें लेकर बैठे हैं। असल में एक सर बड़ा स्टेमिना है सर। ऐसे कौन से मुतालिबात हैं जो वजीर आजम साहब उनके पूरे नहीं कर पा रहे और वो अभी तक बैठे हैं वहां पर? बलूचिस्तान में ये कोई नया वाकया नहीं है, बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान को टारगेट किया हुआ है। एक पहले अगर आपको याद हो, जब अफगानिस्तान में रूस आया था तो टारगेट ग्वादर ही बलूचिस्तान ही था उसका। इस वक्त चाइना वहां तक पहुंच चुका है, चाइना ने पाकिस्तान के मर्जी के साथ आया, लेकिन अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई, उन सब का टारगेट बलूचिस्तान है कि बलूचिस्तान के अंदर अनारकी होगी तो चाइना को यहाँ पे रहने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब इस हद तक था कि अभी बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट के अंदर एक 4 दीवारी बनाई जा रही थी, वहां उसके खिलाफ बड़ा सख्त मुजाहरे हुए कि हमारे से भी ये अपना पोर्ट को अलग किया जा रहा है। अब मसला ये है कि ये तो मुतालबे कर सकते हैं, आप वाकई देख लें कि कभी फौजियों की बस जा रही होती है तो बस में से बकायदा सिर्फ उन फौजियों को उतार के शहीद कर दिया जाता है। अभी एक काफिले पे हमला हुआ है, उसमें 7 फौजी अभी जस्ट लास्ट मंथ शहीद हुए हैं। हम उस वाक़े को भूल जाते हैं 1-2 दिन में। क्यों? उनका कोई अफसोस करने वाला या उनका कोई मुतालबा करने वाला, वो वर्दी वाले लोग हैं, कोई भी नहीं सामने आता। ये एक कम्युनिटी है, हज़ारा कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इनका ताल्लुक, इनका कबीला बलूचिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी है। ये मुगल से कहीं से अपने आप को जोड़ते हैं पीछे। सही। अब ये इनके स्ट्रक्चर जो है ये आज की नहीं है, ये इनका अरसे से यहाँ झगड़े चल रहे हैं। कभी कभी ये ताकतवर हो जाते थे, आजकल अब ये कमजोर हो गए हैं। बदकिस्मती है, वो वही मसला है कि अब लेकिन इस वक्त जो मसला है इसको मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कुछ मेरे दोस्तों ने शिया सुन्नी बनाने की कोशिश की और हमारे कुछ एंकर हजरात भी इस पे उस तरह नहीं खेले जिस तरह उनको इसको नहीं करना चाहिए था। एंकर हजरात ने भी ना बिलोदी बैठ जाके वार किए कई जगह। मुझे बड़ा अफसोस है इसके साथ। ये शिया सुन्नी वाकया बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक हिंदू या इंडिया या अफगानिस्तान से आए हुए कुछ दहशतगर्दों का कमाल है। और दाइश ने तो देखे, आपने क्लेम भी कर लिया कि जी हमने कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना कि अब कामी याराना है। तो यहाँ भी ये चलता है कि कुछ तंजीमें जो होती हैं वो फौरी तौर पे उसे क्लेम कर लेती हैं। अब मैं नहीं जानता दाइश ने किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर ये दाइश ने किया है तो फिर सीधी सी बात है भाई, उसके बाद फिर आप किस से जा रहे हो? इनका जो सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त वो 2 है। तो शेख रशीद साहब अभी मिल के आए हैं, तो शेख रशीद ने आके बताया कि उनका एक मुतालबा तो ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत इस्तीफा दे दे, और दूसरा वो कहते हैं कि वजीर आजम आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वजीर आजम अगर चला जाए तो वो पहले मुतालबे से हट जाएंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सी ऐसी एजेंसी है या कौन सा ऐसा इदारा है जिसने वजीर आजम को वहां जाने से मना किया है। क्योंकि मुझे याद है, मैं बता देता हूँ, लाहौर में एक ईरानी कौंसल जनरल थे, वो मर्डर हो गए थे। नवाज शरीफ साहब उनके जनाजे पे चले गए, या लाहौर में हो रहा था, तो वहां पे उनको घेर के बकायदा नाराबाजी हुई और ये खतरा पैदा हुआ कि नवाज शरीफ साहब पे कोई हाथापाई ना हो जाए।
तो फिर सिक्योरिटी ने उनको भगाया वहां से। जो पहली करीबी कार बैठ खड़ी थी उसको उन्होंने बिठाया, नवाज शरीफ साहब को निकाला। ये ऐसे वाकयात जो होते हैं ना, ये हुकूमतों की फिर कमजोरी की अलामत बन जाती है। खुदा ना ख्वास्ता अगर मियां इमरान खान के साथ ऐसा कोई वाकया हो जाता है तो कहा यह जाएगा एक और नालायकी, बिल्कुल, कि हुकूमत उनका डिफेंड भी नहीं कर सकी। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा ही वाकया है या कोई और वजह है। इमरान खान साहब को चाहे उनको वहां चले जाएं और गवर्नर हाउस में बुला के मिल लें, ठीक है, ये तो कर सकते हैं कि गवर्नर हाउस चले जाएं और उनके जो रहनुमा हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप आइए, आप हमारे पास आ जाइए। बिल्कुल सही। और जितने वो 11, क्योंकि देखें इनमें से 7 लाशें तो अफगानिस्तान की हैं, बिल्कुल, उनके तो लवाकिन भी वहां पे नहीं है और वो डेड बॉडीज मांग रहे हैं। तो जितने भी डेड बॉडीज हैं 4-5, उनके लवाकिन को साथ लेके अहले तशी के जो रहनुमा हैं जो वहां पे इस मुजाहरे को मतलब चला रहे हैं, उनसे वजीर आजम की मुलाकात गवर्नर हाउस में करा दी जाए। वजीर आला हाउस में करा दी जाए। कोई भी रास्ता निकालना चाहिए तो निकल सकता है, बीच में से रास्ता, बीच का रास्ता को निकल सकता है। आमिर साहब, मरियम नवाज भी पहुंच गई वहां पे, जाहिर है, और बिलावल भुट्टो साहब भी, वो कहते हैं ना कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग कौन छोड़ता है, तो वो लेकिन वजीर आजम साहब नहीं जा रहे हैं और बल्कि उन्होंने ये कहते हैं कि ब्लैकमेल करने की कोशिश है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो आपने ठीक कहा, ये पॉइंट स्कोरिंग है, और जो बात मैंने 1-2 जगह और भी कही और देखी और पढ़ी भी कि मरियम नवाज हो या बिलावल हो या कोई भी हो, ये इतने दिनों बाद गए जब मामला इनको नजर आया कि जी अब हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, वरना सानेहा मॉडल टाउन पे कोई क्यों नहीं गया? जी बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद पेशावर में जो APS में हुआ उसके साथ किस तरह गए, क्या गए, तो ये सारी सूरत हाल क्वेश्चन मार्क हैं। जो वाकया है वो इंतहाई अफसोसनाक है, और उसको मैं सादे अल्फाज में अगर बयान करूं तो मैं ये कहूँगा कि वो कुलभूषण यादव की जो बाकियात हैं ये उनके कार्रवाइयाँ हैं, ये उनके स्लीपिंग सेल्स हैं, और ये वही बाकियात हैं जिसका इजहार यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब में भी किया गया। ये वही बाकियात हैं जो 17 कॉन्सुलेट चला रही हैं अफगानिस्तान में भारत के। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कर रही है लेकिन मजीद करनी चाहिए, वो ये कि खुल के नाम लिया जाए। ठीक है, अपने देखिए, आप दुश्मन को हरा ही नहीं सकते जब तक आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी उनकी पॉइंट आउट करें कि जी आप हमारे, आप हमारे दुश्मन हैं और आपकी ये कार्रवाई है। इससे 2 बातें होंगी। एक ये कि खुदा ना खास्ता किसी किस्म की जो शिया सुन्नी या फिरका वारियत की हवा देने की कोशिश की जा रही है उसका मदावा हो सकेगा। और दूसरी बात ये कि जो शहदा है उनके लवाहकीन को सुकून आएगा कि जी हमें बाकायदा बताया जा रहा है, और कल को अगर पाकिस्तान हुकूमत कोई भारतीय दहशतगर्द पकड़ती है तो उनका राब्ता अगर इनके साथ मिलता है तो जो मरने वालों के लवाहकीन है उनको सुकून आता है कि जी उनका बदला लिया गया है। देखिए, इस्लाम में भी बदला लेने का पूरा पूरा हुक्म है और बुज़दिली दिखाने की कोई इजाजत नहीं है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की जो बात आप कर रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे, उनकी कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं। उनका ये जो कहना ब्लैकमेल के हवाले से, अगर आप पूरा पढ़े तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने कहा जी कि ये एक रिवायत ना बन जाए, इस हवाले से एज वजारत उज़्मा के मनसब को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। सो बात ये कि येलो जर्नलिज्म में यही प्रॉब्लम आता है कि आप लफ्ज अपनी मर्जी का निकाल, बिल्कुल, इधर तुम उधर, इधर तुम इधर, बात अपनी निकाल रहे और उसको अपने मर्जी का रंग दे देना। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की अगर आप वो पूरी तकरीर सुने जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं इनके दुख में शरीक हूँ, मैं जानता हूँ इनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, ये हजारा बरादरी पाकिस्तान की बड़ी वफादार है, मुहिब्बुल वतन है, वो सारी बातें तो मीडिया नहीं बता रहा। बल्कि उनके पुराने क्लिप जो 2013 के वो निकाल के वो बताए जा रहे हैं कि जी मैं बता रहा हूँ हमारे सहाफी भाइयों ने भी कमी नहीं की है। और बात ये शेख साहब कि इसके लिए मैमरा को चाहिए कि उनको जवाबदेह करे कि जी आप पूरी रिपोर्टिंग करें, आप पिक एंड चूज ना करें। एग्जैक्टली। और मैं ये कहूंगा कि मुझे कभी यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, आज नहीं तो कल, 1-2 दिन में। मेरी इतलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शायद आज रात जा रहे हैं या मैक्सिमम कल, हर सूरत जाएंगे, चाहे वो दफना दें या ना दफनाए मैयतें। प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर लिया है कि वो कोयटा जरूर जाएंगे। शोएब साहब, हम ये बात कर रहे थे, आपने शुरू में बात की कि इस पॉइंट के कि
हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि इनके साथ ये जुल्म सितम हो रहा है। तो ये एक जो इलाका है जहाँ पर ये इनके साथ इस तरह के हादसा नहीं, वहाँ सिक्योरिटी बड़ी सख्त की हुई तो है। फिर क्या अब वहाँ पे नहीं होता। पहले इनकी आबादी के अंदर हुआ करता था। अब ये जहाँ रहते हैं उसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त है। ये मच में जहाँ कानकुनी हो रही थी, एक कान में काम कर रहे थे। बल्कि एक लड़का तो ऐसा भी है, वो कल मरियम नवाज ने बताया, मुझे नहीं पता, मुझे पहले नहीं पता था कि वो बच्चा कॉलेज में पढ़ता था। तो छुट्टियां थी तो वो नौकरी करने गया था कि मैं फीस अपनी इकट्ठे करके ले आऊं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के। नहीं, नौजवान बच्चा, हर शहीद होने वाले के साथ एक पूरी कोई ना कोई कहानी होती है जी। ऐसी दर्दनाक है कि सीना जो है वो छलनी हो जाता है। 6 भाइयों का 6 बहनें, एक बेवा और 2 बच्चे, और वालिद पहले शहीद हो गया और आखिरी भाई क्या करेंगे? अब वो क्या करेंगे? लेकिन ये हर एक की एक कहानी, कोई ना कोई है जरूर। लेकिन असल में ये कहानी कौन सामने क्यों नहीं लाता? उनसे बात क्यों नहीं की जाती? वहां जाके उनसे बात करके ये भी तो बताया जाए ना। ये ज्यादा बताने की जरूरत है। और दूसरा ये कि हमारी वजारत खारजा मुसलसल इंडिया क्या कर रहा है बताती रहती है, टारगेट करती है प्रदूषण के हवाले से। लेकिन जब ऐसा मौका आता है ना, तो फौरी तौर पे हम डिफेंसिव खेलते हैं कि नहीं, हम इंडिया को क्यों कहें। भाई खुल के कहो। मैं और आप भी तो कह रहे हैं, हमें पता है कि आखिर में जाके सिर्फ इंडिया तो कोई मौका नहीं छोड़ता। इंडिया में तो इवन फेक जो होता है, कुछ चीजें वाज़ेह भी होती हैं, उसके ऊपर भी पाकिस्तान को जैसे ही कुछ होता है वहां पे कश्मीर के अंदर या कहीं और, लो जी पाकिस्तान की कार्रवाई। और हमें पता भी है कि ये तो कबूतर चला जाए तो पाकिस्तान की कार्रवाई है, उसके पैरों में कैमरा लगा हुआ था। जी बिल्कुल जिससे कागज मिला है जिसमें कोड वर्ड लिखा हुआ है। आज कबूतर के जरिए पैगाम रसानी कौन करता है यार? अब ये नूरजहां वाले कबूतर तो नहीं है। और कोई तवीज शवीज दिखा के तो कह रहे जी ये कोड वर्ड है। नहीं, वो जो कबूतर हैं उनके बकायदा उनको ये देखा जाता है, टैग किया जाता है कितने अरसे बाद कहाँ तक गए, कहाँ से वापस आए। वो एक और चीज है, वो साइंटिफिक एक मतलब है, कहाँ में वो जारी रहता है। अब उस कबूतर को पकड़ के पाकिस्तान के गले में डाल दिया जाए तो, लेकिन हम क्यों नहीं बोलते? आप ठीक कह रही हैं। ऐसे मौके पे जहाँ हमें खुल के अपना जो मफाद है उसको सामने रख के इंडिया को टैग करना चाहिए कि इंडिया है ये इंडिया कर रहा है। हम इस वक्त क्यों नहीं बोले? पूरी दुनिया को बताए ना कि ये शिया सुन्नी नहीं है, ये इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, हम तो यही चाहते हैं, जैसे कि हामिद साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब हैं, वो जाएंगे, शायद उनके जाने से उनके जख्मों पे मरहम लग सके और उनको सुकून आ सके। बिल्कुल सही सर। एक और बड़ा अफसोसनाक खबर है जिसकी हम मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था। हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं रऊफ ताहिर साहब, वो इंतकाल कर गए हैं। उनकी जो सहाफ़ती जो खदमात हैं उन पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। मेरा बड़ा अफसोस हुआ और बड़े जिंदा दिल आदमी थे। मेरी 1-2 मुलाकातें हुई और 1-2 जगह हमने प्रोग्राम्स भी इकट्ठे किए। मुझे उनके साथ जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती उनकी लाइफ में थी ना, वो ये थी कि बड़े पुरुमीद आदमी थे। ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मतलब तनकीद भी कर लेंगे, वो आपको तस्वीर का डार्क पहलू भी दिखाएंगे और साथ ही फिर कहेंगे कि नहीं यार सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, आप हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन उनका जो सहाफ़ती सफ़र है वो हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी तहरीरें जो हैं, उनका अंदाज जो था और उनकी अपनी शख्सियत जो थी वो इतनी मिलनसार थी। आपको लगता ही नहीं था कि आप उनसे 1 बार मिले हैं या 2 बार मिले हैं। खूबसूरत तरीन आदमी थे, एक बड़ी खूबसूरत बातें करने वाले और अपने लबो लहजा में अपनी ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर के साथ जिस अखबार के साथ मुंसलिक रहे हैं, जिस इदारे के साथ मुंसलिक रहे हैं, उनके हर इदारे के लोगों ने उनको याद किया, चाहे वो नए वक्त हो, नेशन हो या किसी और इदारे के साथ भी वो गए हों। लेकिन उनके जो कॉलम्स हैं और उनकी जो तहरीरें हैं, मैं आपको बताऊं कई जगह बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े जो हमारे एंकर्स हैं, कॉलम निगार्स हैं, वो उनकी तहरीरों से इस्तिफादा हासिल करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि बता के करना चाहिए कि जी ये मुझे आपसे पॉइंट मिला, आपने बड़ा अच्छा एक पहलू बताया। तो ये है कि अल्लाह ताला उनको ज़रीक़े रहमत करे और इंशाअल्लाह हम उनके लिए दुआगो हैं और बेशक कि वो बहुत बेहतर जगह पर है। बिल्कुल शेख साहब, जिस दिन उनकी डेथ हुई है, सोशल मीडिया पे इतनी लंबी उनके बारे में तहरीरें और उनकी यादें लोगों ने डिस्क्राइब की हुई थी। आपकी कुछ यादें हैं उनके साथ? मेरी याद है, मैंने 7 साल का अच्छा काम किया जी। वो हमारे पास 1995 में उन्होंने नोएबा ज्वाइन किया, तो मैं तो वहाँ पहले से मौजूद था। 8 साल हो गए थे वहाँ पे।
तो उसके बाद वो हमारे डिप्टी चीफ रिपोर्टर बने नवाब वक्त में। एक शरीफ आदमी, एक ऐसा आदमी जिसने अपने प्रोफेशन को कमाई का जरिया नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं और वो रात को ना आखिर में से दफ्तर से उठने वाले दो हम रिपोर्टर हुआ करते थे। सही। तो मैं शादबाग रहता था, तो नवाई वक्त से मोटरसाइकिल पे निकलना, तो रऊफ साहब मेरे साथ होते थे, तो मैंने उनको स्टेशन पे उस वैगन पे ड्रॉप किया करता था जो कि उनको उनके घर लामा इकबाल टाउन काली कोठी पे उतारा करते थे। तो उसके बिल्कुल साथ उनका वहाँ पे किराए पे रहा करते थे उन दिनों। 24 नंबर या 25 नंबर 6-7 साल मतलब है। अक्सर मतलब रोज रात को ये हमारा होता था कि या वो मेरी खातिर बैठे रहते थे या मैं उनकी खातिर बैठा रहता था कि जी इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, वहाँ खड़े होना। मैं सिगरेट पिया करता था उन दिनों, एक आध सिगरेट पी लेना, एक आध अपना वहाँ पे अच्छा ठंडी सी बोतल पी ले, आज यार चलो इस तरह। वो वक्त था, लेकिन उनमें जो एक चीज थी उनकी बर्दाश्त बड़ी थी, बड़ी बर्दाश्त थी। मतलब किसी ने बिलो दी बेल्ट भी अगर कुछ कह दिया ना तो जवाब में माफी तो नहीं होती थी, लेकिन इंतहाई नस्तालीक ऐसे अंदाज में, ऐसे अंदाज से वो मोहब्बत करते थे कि अगला बोल नहीं पाता था उसके बाद। और मोहब्बत में वो जुमलेबाजी में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे जुमले, लेकिन एहतराम के साथ। ये उनका खासा था। तो मैं था वहां पे, सिकंदर लोधी साहब थे, सलमान गनी साहब थे, सईद आसी साहब थे, अपना सलमान जाफरी था उन दिनों, एहसान शौकत थे, हम सब, मोहसिन गुराया साहब थे, हम सब लोग इकट्ठे बैठा करते थे वहां पे। तो एक बड़ा अच्छा माहौल था और उनकी यादें रह गई हैं, रऊफ साहब की भी यादें रह गई हैं। वो फिर पाकिस्तान से चले गए थे। उसके बाद उनको तनख्वाह, उनका ये कहना था कि मेरे वसाइल जो जरूरत है मेरी, उनके बच्चे पढ़ रहे थे, तो फिर सऊदी अरब चले गए थे। सऊदी अरब जाके उर्दू टाइम्स या उर्दू न्यूज है उसमें उन्होंने काम किया, वहां पर रहे। उस दौरान उनकी बहुत ज्यादा कुर्बत नवाज शरीफ साहब से हो गई। अच्छा। वो भी वहां पे थे। जी जी बिल्कुल। और वो कुर्बत उनकी आखिरी वक्त तक जारी रही। उनका जो ताल्लुक था फिर जो बना वो उन्होंने निभाया और उन्होंने भी निभाया, दोनों ने निभाया बाकायदा। वो दोनों की कुर्बत बहुत आखिर तक चली। बहरहाल वो एक ऐसे आदमी थे जो भूल नहीं सकते। ये एक बात है कि जिसने उनके साथ कुछ भी वक्त गुजारा है ना, वो उन्हें याद रखेगा। बिल्कुल सही। वो एक अच्छे दोस्त थे, एक अच्छे इंसान थे। और बड़ी अचानक फौत हुए हैं, बड़ा ही अचानक। हाँ मतलब एक दिन पहले, हाँ मेरे दोस्त है उनका, यार मेरी शाम को तो बात हुई है उनसे आधा घंटा में, क्या देखो। बिल्कुल सही। चले सर, हम तो यही कह सकते हैं अल्लाह ताला उनकी जो आखिरी मंजिल है वो आसान करे, उनके घर वालों और आप जब आपके जैसे जो उनके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको भी सब्र दे। सर रोयत हिलाल कमेटी की तरफ आ जाते हैं, जिनके सरबरा बड़े अरसे बाद चेंज हो गए। हम तो बचपन से उन्हीं को देखते आ रहे थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। आपने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह कप्तान चेंज हो गया। मुफ्ती साहब को तो मैं ये तो नहीं कहूँगा बचपन से देख रहा हूँ, मैं तो अच्छी उम्र में आके देखा है उनको, जब 40+ जब मैं था तब। लेकिन सर हमारी ईदें वही करवाते थे। हमारे फेवरेट पर्सन थे। नहीं, लोग दुआएं देते थे जब 29 का चांद होता था। अल्लाह आज फिर 29 रोजे हो गए, तो जो 30वां रोजा हो गया फिर लोग फिर अच्छा नहीं समझते थे। लोग कहते अल्लाह 30वां रोजा स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा। वो भूल उनको भुलाया नहीं जा सकता। उसमें कुछ लोग उनके और जनाब फवाद चौधरी साहब का जो एक मुकालमा हुआ है, जो एक उनके टकराव हुआ है साइंस और शरीयत का जो हुआ है, वो उसके ऊपर लोग कहते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन देखें, शरीयत अगर मुकम्मल शरीयत पे आए तो वो तो ये है कि जो जहां चांद देखे वहां पर ईद करे, उसका तो ये अल्फाज है। लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? आधा लाहौर चांद देखे, आधा लाहौर ना देखे, तो पता चले इकबाल टाउन में ईद हो रही है और मिस्री शाह वाले कहते हैं सीधे कल करांगे जी हम 29 रोजा। ये मुमकिन नहीं है। अब हुकूमतों में, अब महकमे, इसलिए इदारा बनाया गया था कि ताकि एक चांद, अच्छा ये भी नहीं कि सिर्फ ये चांद देखते थे, पूरे मुल्क में जगह जगह पर ऑब्जर्वेटरीज जहाँ पे हैं वहां पर कमेटीज होती थी, जिले कमेटीज थी, डिविजनल कमेटीज थी, सूबाई कमेटीज थी, वहां सबसे इत्तला आती थी, उसके बाद ये ऐलान किया जाता था। लेकिन अब क्या कहूँ मैं कि फवाद चौधरी साहब को जब से वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी मिली है,
तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और वो टेक्नोलॉजी में मुझे कहते हैं पूरी दुनिया में ऐसे ही है। वैसे माजरत के साथ सऊदी अरब में भी टेक्नोलॉजी के साथ ऐलान किया जाता है, लेकिन वहां एक दफा 28 पे ईद हुई थी तो बादशाह ने खुद टीवी पे आके कहा था कि गलती हो गई हमसे, हम एक रोजा बाद में रखेंगे फौरी तौर पे ईद के बाद। पाकिस्तान में कौन मानेगा इस बात को? पाकिस्तान में तो लोगों ने सड़क पे हंगामे शुरू कर देने हैं कि आपने हमारी 27वीं रात खत्म करा दी। कोई कौन सी 27वीं थी, कौन सी 26वीं थी? यहाँ तो फसाद हो जाएगा, यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी कि वो जो हमारी 27वीं तो बनी नहीं, हम इबादत करते रह गए पूरी रात को। तो ये चीजें जो है ना, इसलिए एक ऐसा महकमा जरूरी है जो बाकायदा जिस पे लोग एतबार करें और वो नमाज का ऐलान करें। देखिए ना, पेशावर में भी है, वहां पे उनके अपने मुफ्ती साहब हैं, वो अपना ऐलान फरमाते हैं और आधे पेशावर में ईद होती है और आधे पेशावर में ईद नहीं होती है। कैंटोनमेंट एरिया में ईद नहीं होती वहां, लेकिन बाकी में हो रही होती है। तो इस किस्म का जो इसमें ना मजा नहीं आता, किरकिरा, ईद का मजा किरकिरा हो जाता है। तो मुझे तो वो अयूब का दौर याद है जब पाकिस्तान में 3-3 ईदें हुआ करती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अब ऐसा नहीं होता। अब अब्दुल खबीर आजाद साहब जी बिल्कुल, अब वो दुआ करते हैं कि कोई अपना रिवायत अच्छी कायम कर ले। बिल्कुल सही हामिद साहब, जैसे अभी शेख साहब यही बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो मुफ्ती साहब हैं या जो मजहबी, ये भी तो साइंस से फायदा उठाते थे। जाहिर है जब इनकी कमेटियां होती थी और जब इनके कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मीटिंग्स होती थी, तो उसमें सब लोग मौजूद होते थे। तो फिर ये टकराव की बातें क्यों आती हैं? बात ये है कि दो चीजें हैं इसके अंदर। मुफ्ती मुनीब साहब जो हैं, मैं समझता हूँ मुफ्ती मुनीब साहब से जो पहले थे वो मुफ्ती नईमी साहब थे, जो थे हलाल कमेटी के जो चेयरमैन थे, और उसके बाद मुफ्ती मुनीब साहब आते हैं और हमने देखा पिछले 20 साल से होते हैं। उन्होंने हत्तुल विसा कोशिश की कि कंसेंसस किया जाए, ईद एक ही दिन हो। उनका मैं समझता हूँ बहसीयत चेयरमैन हुए थे हलाल कमेटी, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन फवाद चौधरी साहब के आने के साथ ये हुआ कि फवाद चौधरी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर फोर्स करना चाह रहे थे ईद करना, उससे रुयत हलाल कमेटी की अफादियत ही खत्म हो जाती। या तो आप कहेंगे आपने कमेटी बनानी नहीं है जी, जैसे सऊदी अरब में है जी के कैलेंडर छाप दिया जाता है एंड यू जस्ट फॉलो दैट। तो मीनवाइल सर ये भी सुनना शुरू हो गए थे ना कि पॉसिबल है कि कमेटी को खत्म कर दिया जाए। यही मैं कह रहा हूँ ना, मकसद ही उनका ये था। लेकिन वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर एक कंसेंसस या एक जगह पर इज्तिहाद कराना बड़ा मुश्किल होता है, और रुयत हलाल कमेटी पेशावर के पोपल जई साहब के अलावा बाकी सब जगह तो कामयाब थी। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो जाती तो फिर शायद हम ईद जो वाकई 2-2, 3-3 हो रही होती। एक तो चीज ये है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुफ्ती मुनीब साहब का स्टैंड ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूचुअल ग्राउंड पर इनको एग्री कर जाना चाहिए था फवाद चौधरी साहब को। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि कोई भी आदमी जब पावर में आ जाता है तो वो जो ताकत होती है उसके अंदर वो सोचता है कि मैं सब कुछ अपनी मर्जी का करूं, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग ग्राउंड्स नहीं होती हैं। और जहां तक मौलाना अब्दुल खबीर आजाद साहब का ताल्लुक है, तो ये मौलाना अब्दुल कादिर आजाद जो इमाम शाही मस्जिद है, ये उनके बेटे हैं और उनके बाद अब ये शाही मस्जिद के इमाम भी हैं। इस हवाले से इनकी एक अपनी फॉलोइंग है और इनकी एक पहचान है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ये कोशिश करेंगे कि पोपल जई साहब को भी एग्री कर लें एक ही दिन ईद करने पर, और फवाद चौधरी साहब के साथ मिलकर ऐसा कोई सिस्टम किया जाए कि ऐलान तो रुयत हलाल ही करें, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी से वो टकराव ना करे, कॉन्फ्लिक्ट ना करे। और मेरा ख्याल ये है कि आइंदा चल के बेहतरी भी इसी में है। लेकिन अगर ये कोशिश मुफ्ती मुनीब साहब के साथ भी कर ली जाती तो इसमें कोई कबाहत बुराई नहीं। इसमें एक चीज है कि पोपल सईद साहब उस वक्त राजी होंगे जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ईद एक दिन होगी। यार पाकिस्तान और सऊदी अरब में नहीं, वो अफगानिस्तान के साथ करते हैं। वो सऊदी अरब अफगानिस्तान हो रही है, एक ही दिन ईद होती है। सर आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में हम बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड ने जी बड़ा शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि उन्होंने हमारी वजह से वो क्रिकेट की जो दुनिया के नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 फर्स्ट टाइम इन क्रिकेट 100 साल से ज्यादा। नहीं देखें, वो न्यूजीलैंड तो बेबी कहलाती थी अपना इसकी क्रिकेट की, और इनके खिलाफ जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आज भी हम उनसे ज्यादा टेस्ट जीते हुए हैं, लेकिन अब हमारे को दिन बुरे आ गए हैं असल में हर तरफ से। जिस तरह से हमारे खिलाड़ी वहां पे फेल हुए, खास तौर पे ओपनर
मतलब है कि आपने 3-4 इनिंग्स में एक इनिंग्स में बैटिंग की है, बाकी आप कुछ नहीं कर नहीं, बिल्कुल। रहे। ये हमारे खिलाड़ी आदी हो गए हैं कि 2-3 इनिंग्स में फेल हो जाते हैं, फिर एक इनिंग में स्कोर करते हैं, लो जी हम तो अगला टेस्ट भी खेलेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अनसर्टेनिटी बहुत है, पता ही नहीं चलता कि क्या कर जाएंगे। मुझे इनकी सलाहियतों के ऊपर शक है। अब तो देखें 145 की स्पीड तो कभी पाकिस्तान के लिए नामुमकिन रही नहीं थी। बिल्कुल सही। वो कराची का समी था, वो बज़ाहिर नहीं लगता था वो यंग फास्ट बॉलर है, वो 140, 145, 147 पे गेंद करता था। ये नए लड़के आए हैं, वो जी फास्टेस्ट आ गया है, 128, 130, 135 से आगे नहीं जाते। बिल्कुल सही। आपको तो उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, उनके ग्राउंड है, एक उनके ग्राउंड भी छोटे हैं, तो जिस ग्राउंड में वो छक्के मार रहे हैं वहां हमें क्या मौत पड़ती है। बात तो ये है, हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं छक्के मार सकते। बिल्कुल। बात ये है कि हम ना अहल साबित हुए हैं, और सबसे बड़े जिम्मेदार जनाब वकार यूनुस और जनाब टुक टुक हैं। टुक टुक ने पाकिस्तानी टीम को कुछ नहीं दिया, खुद भी वो बिस्बा एक डिफेंसिव खिलाड़ी है, एग्रेसिव खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल सही। वो डिफेंस पे अपनी तवज्जो देते हैं। सही। जब तक आप एग्रेसिव होकर नहीं खेलेंगे आप नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही। इमरान खान में यही खूबी थी, वो एग्रेसिव खेलता था और जीतता था। बिल्कुल सही। उसमें आपके हार के भी चांसेस होते हैं, लेकिन जीत के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। हामिद साहब, जैसे शेर साहब सबसे पहले तो मैं एज अ स्पोर्ट्समैन न्यूजीलैंड टीम को मुबारकबाद दूंगा। ठीक है जी, उन्होंने व्हाइट वॉश किया। इसके अंदर एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, मैंने खुद बहुत क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान में भी, इंग्लैंड में भी। पाकिस्तान टीम बदकिस्मती से इस वक्त किसी एक भी स्टार खिलाड़ी के साथ नहीं है। जब टीम के अंदर कोई स्टार नहीं रह जाता तो टीम का मोरल खत्म हो जाता है। जब से यूनुस खान गए हैं हमारे पास अब कोई स्टार प्लेयर नहीं रहा टेस्ट टीम के अंदर। दूसरी बात यह है कि देखिए न्यूजीलैंड की जो विकेट्स है ना वो स्विंग करती हैं, वेदर जो है वो स्विंग करता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे जो गेंद राइज भी करती है, जब स्विंग करती है, राइज करती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है, बॉलर के पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है। ठीक है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी बैट्समैनों की तो प्रैक्टिस ही नहीं है। हमारा तो नेट प्रैक्टिस भी कराई जाती है तो डेड विकेट के ऊपर करवाई जाती है, यानी मतलब जीरो ग्रास करके कराई जाती है, स्ट्रेट पिच के ऊपर कराई जाती है। दूसरी बात ये कि ये जैसे शेख साहब ने कहा, मैं खुद हैरान हूं कि पाकिस्तानी ओपनिंग पेयर्स को क्या हो गया है। यानी शान मसूद ने पिछली 15 बारियों में से 9 बार वो 6-0 पर आउट हुए हैं, 3 तो अब लगा, और टोटल 15 बारियों में सिर्फ एक बार वो ट्रिपल फिगर में गए हैं, वरना वो 10, 15, 20 स्कोर से ऊपर नहीं कर सके। आप समझें कि ये पाकिस्तान की सिलेक्टर्स की भी बदकिस्मती है कि हम अच्छे टैलेंट नहीं ढूंढ पा रहे। मैं ये नहीं मान सकता पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। क्रिकेट में बॉलिंग हो, बैट्समैन हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान में इतना टैलेंट अभी भी है कि हम आज भी वर्ल्ड नंबर 1 टीम बन सकते हैं। वजह सिर्फ और जरूरत सिर्फ इसी चीज की है कि दयानतदारी से और सही मानों में टैलेंट के ऊपर प्लेयर्स को ऊपर लाया जाए, कोई सिफारिश ना की जाए, कोई किसी तरह से भी असर में ना आया जाए। और पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाने के लिए जरूरी है कि एक इंटरनल ऑपरेशन किया जाए। बिल्कुल सही। हामिद मशरिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करना चाहेंगे कोरोना की, दो क्या हम उसको डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन फिर भी जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, तमाम SOPs जो हैं उनको फॉलो कीजिए, ताकि आप अपनी जान भी बचा सके, अपने प्यारों की जान भी बचा सके और मुल्क को इस मुश्किल हालात से भी निकाल सके। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।